Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So we are back, and I'm very sorry UPSC इंटरव्यू के चलते I was not able to make the videos. एंड पिछले 6 7 8 दिन में आपको कोई वीडियो नहीं मिला होगा, चाहे आप करंट अफेयर सीरीज़ कर रहे हो, चाहे वो सी सैट सीरीज़ कर रहे हो. सो द रीज़न फॉर दैट वाज यूपीएससी इंटरव्यू. आई वाज इन दिल्ली ऑल्सो. तो आप में से कुछ लोगों से मैं मिला भी जिनका इंटरव्यू चल रहा था. कई ऐसे मेरे स्टूडेंट भी थे, कई ऐसे मेरे फ्रेंड भी थे, एंड इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. सो वी आर बैक नाउ. द रेल इज़ ऑन ट्रैक. स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस से. जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपका धीरे धीरे कवर कर दूंगा, लेकिन आज का पहले एनालिसिस देख लेते हैं. काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर से. सबसे पहले आगे की ही खबरें देखते हैं, शुरू से देखते हैं, फिर नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है ना. तो पहली जो न्यूज़ मिलेगी वो आपको पेज नंबर 4 में मिलेगी. इसमें प्रेसिडेंट मुर्मू ने कन्फर किया है भारत रत्न ऑन LK आडवाणी जी, ठीक है ना. तो प्रेसिडेंट देता है भारत रत्न. भारत रत्न मैंने आपको ये भी बताया था कि 1954 से देना शुरू किया गया था. सबसे पहली बार 1954 में दिया गया था. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले थे. हालांकि 2-3 लोग थे उस साल, लेकिन पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोले जाते हैं भारत रत्न, ठीक है ना. अब यहाँ पे फोटो को लेकर भी कई कंट्रोवर्सी चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर स्टैंड खड़े नहीं हुए, ये सारी चीज़ें. बट दैट इज़ फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. अपना काम ये है कि एक बार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखना, जैसे कि भारत रत्न किसको किसको मिल चुका है. अच्छा, क्वेश्चन भी कराने, मैं याद दिलाना है ना, क्वेश्चन भी कराने हैं आप लोग को, तो मैं क्वेश्चन करा दूंगा. अब आप अगर देखो यहाँ पे लिस्ट मैंने लगा रखी है, हालांकि बहुत अच्छे फॉर्मेट में नहीं है. तो 1954 में सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट भी रहे, एंड CV रमन, इनको दिया गया था. 1955 में फिर भगवान दास को, M विश्वेश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू को दिया गया. 1957 में गोविंद बल्लभ पंत. 1958 में धोंडो केशव कर्वे. 1961 में विधान चंद्र रॉय, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजेंद्र प्रसाद जी को. 1963 में जाकिर हुसैन को एंड पांडुरंग वामन काने को. एंड 1966 में लाल बहादुर शास्त्री. 1971 में इंदिरा गांधी को. 1975 VV गिरी. 1976 के कामराज. 1980 मदर टेरेसा. 1980 में ही फिर बिनोवा भावे. 1987 खान अब्दुल गफ्फार खान. ही वॉज द फर्स्ट नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना. तो इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, है ना. द रेड शर्ट मूवमेंट अगर आपको याद हो तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था. फ्रंटियर गांधी कहा जाता है इनको. 1988 में MG रामचंद्रन. 1990 BR अम्बेडकर. नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के थे. एंड 1991 में राजीव गांधी को, वल्लभ भाई पटेल को, मोरारजी देसाई को. 1992 में अबुल कलाम आज़ाद को, GRD टाटा को, सत्यजीत रे को. 1997 में गुलजारी लाल नंदा, अरुणा अशरफ अली, APJ अब्दुल कलाम. 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी चिदम्बरम सुब्रमण्यम. 1999 में जयप्रकाश नारायणन, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बोरदोलोई, रविशंकर. 2001 में लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खान जी. 2009 में भीमसेन जोशी जी, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं ये भी. एंड 2014 में CNR राव, सचिन तेंदुलकर. 2015 में मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी जी. 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका. एंड 2024 में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह एंड MS स्वामीनाथन. वैसे जो पहले का नियम था वो था कि एक साल में 3 से ज़्यादा भारत रत्न नहीं दिए जाते, बट इस बार ज़्यादा अनाउंस किए गए हैं. बट द रूल इज़ कि वैसे नॉर्मली, है ना. अब तो चूंकि ब्रीच हो ही चुका है, बट द जनरल रूल ऑफ थंब इज कि एक साल में 3 से ज़्यादा आपको नहीं करने. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है ना. तो ये लिस्ट है. अब एक बार क्वेश्चन पहले देख लेते हैं ना. क्वेश्चन चूंकि हैं तो बता देता हूँ, पहले देख लेते हैं. अब पहला सवाल जो है वो ट्रेजरी बिल की रिगार्डिंग है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है ट्रेजरी बिल और T-bills आर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दीज आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज एंड पे नो इंटरेस्ट. तो आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बोथ. दोनों ही सही है. T-bills जो है गवर्नमेंट इशू करते हैं, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना. ये आपको पता है ना कि इसका जो टेन्यर रहता है वो कैसा रहता है, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, इससे नीचे मतलब 364 दिनों के अंदर का ही रहेगा. 364 या उससे कम के दिनों में, ठीक है ना. 91, 182 एंड 364. एंड जीरो
कूपन सिक्योरिटीज क्यों होती है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था ये डिस्काउंटेड कूपन रेट, डिस्काउंटेड रेट पे चलते हैं। मतलब कि जैसे मान लो 100 रुपए का बॉन्ड है ना, 100 रुपए का टी बिल है, तो 90 रुपए ही गवर्नमेंट आपसे लेगी और आपको जब रिटर्न करोगे तो 100 रुपए पूरे दे देगी, तो 10% का एक तरीके से मुनाफा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस तरीके से काम करता है, इसमें अलग से कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है लोकपाल के रिगार्डिंग। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द सिलेक्शन कमिटी इज कंपोज्ड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द टर्म ऑफ द ऑफिसर फॉर ऑफिस फॉर लोकसभा इज फॉर लोकपाल चेयरमैन इज 6 years और टिल द एज ऑफ 70 years। बहुत बढ़िया। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द इंक्वायरी विंग ऑफ लोकपाल हैज बीन इन्वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। आपको बताना है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, आप लोग आंसर करिएगा। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता दिया करो कि कितने बने हैं और लाइक भी कर दिया करो ना यार, क्या दिक्कत है पता नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली वन, केवल एक ही स्टेटमेंट इसमें सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होता है, ये सब नहीं होते इसमें। प्राइम मिनिस्टर होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है एंड उसका एक नॉमिनी होता है, ठीक है ना। देन थर्ड सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि 6 ईयर लिखा है और 70 ईयर लिखा है। 6 या 70 ईयर नहीं होता, 5 साल या 70 साल, 5 साल और 70 साल, ठीक है ना। एंड तीसरा जो है वो स्टेटमेंट सही है कि इसमें पावर ऑफ सिविल कोर्ट होती है इंक्वायरी विंग के पास, तो ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मैकोंग रिवर? इनमें से कौन सा नहीं सही है मैकोंग रिवर के रिगार्डिंग? अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट फ्लोज थ्रू 6 एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग म्यांमार एंड चाइना। दूसरा कह रहा है द रिवर ड्रेन्स इनटू द साउथ चाइना सी। तीसरा कह रहा है द कैपिटल ऑफ लाओस एंड कंबोडिया आर लोकेटेड ऑन मैकोंग रिवर बैंक्स। एंड डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन टू यू, आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। इसका करेक्ट आंसर वैसे नन ऑफ द अबव होगा, है ना, कोई भी ऐसा नहीं है जो सही नहीं है। एंड अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट सही कौन कौन से हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे 6 बिल्कुल सही है, मतलब सारे ही सही हैं। नन ऑफ द अबव मतलब सारे सही, कोई गलत नहीं है। नॉट ट्रू था ना, तो सारे सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखो, ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो कि ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया पे है। Then it is the world's 12th longest river in and the 3rd longest in Asia. Origination इसका होता है Sanjinyang in Tibetan Plateau, चाइना में। Then river drains into South China Sea. 6 एशियन कंट्रीज से फ्लो करती है, चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। एंड टोटल जो लेंथ है 2700 किलोमीटर के आसपास की है। कैपिटल सिटीज जो इसके बैंक में है वो है वियंतियाने, कैपिटल ऑफ लाओस, प्नोम पेन्ह यानी कि कैपिटल ऑफ कंबोडिया और लाओस की जो क्वेश्चन स्टेटमेंट 3rd था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। यहाँ मैंने आपको भारत रत्न के अवार्डीज बता ही दिए हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल हैं। बिल्कुल आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। रिकॉर्ड 60 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया ग्रांटेड जीआई टैग। तो जीआई टैग लगभग 60 प्रोडक्ट्स को दिया गया है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थे, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं कहना चाहिए, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट थे वो आज के न्यूज आर्टिकल में मेंशन है। लगभग 20-25 के करीब मेंशन भी है, तो वो हम देख लेते हैं। जीआई टैग वैसे सबसे पहली बार किसको दिया गया था, ये अगर आपसे कोई पूछे तो दार्जिलिंग टी को दिया गया था। सबसे पहली बार 2004 में दार्जिलिंग टी को दिया गया था। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं क्रॉस द कंट्री जिनको दिया गया है ना। अब तो आई थिंक 200 के करीब हो गए होंगे, 200 से ज़्यादा हो गए होंगे। इसमें असम के जो जियोग्राफिकल जीआई इंडिकेशन टैग हैं वो है, याद रखिएगा, असारी कंडी टेराकोटा क्राफ्ट जो है, असारी कंडी टेराकोटा क्राफ्ट, पानी मिटेका क्राफ्ट, देन सारथी बारी मेटल क्राफ्ट, देन जापी, इट्स अ बैम्बू हेड गियर जापी, उसको मिशिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स, बीहू ढोल, बोडो दोखोना, इट्स अ ट्रेडिशनल अटायर, बोडो दोखोना, बोडो एरी सिल्क, देन बोडो मोगरा ट्रेडिशनल स्कार्फ है ये, बोडो मोगरा, देन बोडो गमासा, इट्स अ ड्रेस, गमासा यानी गमछा जो होता है ना, गमछा, उसी को गमासा बोलते हैं। देन बोडो तो थोरखा, इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बोडो थोरखा। देन बोडो सिफुंग लॉन्ग फ्लूट, बोडो सिफुंग इसको दिया गया है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा जीआई टैग बनारस की कुछ आइटम्स को दिया गया, जैसे बनारस ठंडई जो ट्रेडिशनल ड्रिंक है ठंडई, उसको दिया गया है। बनारस तबला, देन बनारस शहनाई, देन बनारस लाल भरवा मिर्च, देन बनारस लाल पेड़ा। दीज आर द थिंग्स जिसको दिया गया है ये। देन त्रिपुरा से दिया गया है पाछरा रिगनई, इट्स अ ट्रेडिशनल ड्रेस, पाछरा रिगनई ट्रेडिशनल ड्रेस फ्रॉम त्रिपुरा। देन माताबारी पेड़ा, इट्स अ स्वीट विच इज प्रिपेयर्ड देयर त्रिपुरा में, माताबारी पेड़ा इनको दिया गया है। मेघालय से गारो टेक्सटाइल वीविंग, लिरनई पॉटरी
एंड चुबीची, याद रखिएगा चुबीची, इट्स देयर। तो ये इनको दिया गया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो ये सारे प्रोडक्ट्स थे जिनको जीआई टैग दिया गया है, तो इसको याद रखेगा, है ना। ये कहाँ कहाँ के हैं, बाकी इंपॉर्टेंट तो है ही। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। यहाँ पे हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट, यहाँ पे प्यूनेट स्क्वायर लिखा हुआ है, प्यूनेट स्क्वायर। अब ये प्यूनेट स्क्वायर क्या होता है, तो प्यूनेट स्क्वायर ये होता है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे जी ग्रीन से लिखा है और एक छोटा जी लिखा है। ये आपने देखा होगा जब कोई साइंस की किताब आप पढ़ते हैं 10th क्लास की, तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है जिसमें पी का एक्सपेरिमेंट पी की अलग अलग जनरेशन्स को वो एक दूसरे के साथ हाइब्रिड बना करके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ना, ग्रेगर मेंडलीवियन एग्जाम्पल भी है वो। और एलील्स और जीन्स के ट्रांसमिशन में कौन से डोमिनेंट जीन्स है, कौन से रिसेसिव जीन्स हैं, इसका एक्सपीरियंस किया गया था। तो प्यूनेट स्क्वायर इज एक्चुअली 4 स्क्वायर ग्रिड, जहां पे हम क्या डिटरमाइन करते हैं, यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं जेनेटिक आउटकम्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स व्हेन 2 इंडिविजुअल्स विद नोन जीनोटाइप्स आर क्रॉस्ड। तो ये प्यूनेट स्क्वायर एक ऐसा स्क्वायर है जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या जेनेटिक आउटकम हो सकता है ऑफस्प्रिंग का, क्या जेनेटिक आउटकम हो सकता है ऑफस्प्रिंग का जब 2 नॉन जीनोटाइप क्रॉस किए जाते हैं। जब 2 के हमको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे तो क्रॉस होके किस तरीके से वो होगा वो दिखाते हैं। देखो यहाँ पे जी और जी से क्रॉस हुआ तो जी जी बना, देन जी जी स्मॉल से जी जी बना, देन एक स्मॉल जी से जी जी बना, जी जी। ये आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं प्यूनेट स्क्वायर किस तरीके से काम करता है। और प्यूनेट स्क्वायर जो है इट्स अ ग्रिड विच इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द पॉसिबल जेनेटिक कॉम्बिनेशन। इसका नाम रखा गया है आफ्टर रेजिनाल्ड प्यूनेट, ही वाज द ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट। याद रखिएगा रेजिनाल्ड प्यूनेट, इनके नाम पर ये रखा गया है। ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट्स अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। देन प्यूनेट स्क्वायर आर हेल्पफुल फॉर विजुअलाइजिंग डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स एंड दे आर यूज्ड टू स्टडी इनहेरिटेंस पैटर्न इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस, ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो ये भी प्यूनेट स्क्वायर आप याद रखेगा। ठीक है। एडिटोरियल पार्ट में हम आते हैं, तो पहला जो एडिटोरियल हम देखेंगे वह है द आर्ट ऑफ इंडियाज HIV एड्स रिस्पॉन्स। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये लिखा गया है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के रिगार्डिंग। एंड अप्रैल 1 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डेट इन हिस्ट्री, क्योंकि 2004 में यानी कि 20 साल पहले 1 अप्रैल को इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड फ्री एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी फॉर पर्सन्स लिविंग विद HIV। तो HIV से जो लोग रह रहे थे उनके लिए फ्री एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी रखी गई। ART यानी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जो दी जाती है एड्स के केस में। ठीक है ना। तो 20 साल पहले 2004 में ही इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था फ्री एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी फॉर पर्सन्स लिविंग विद HIV। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बना है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, बहुत बड़ा एक सोल्यूशन बन के आया है फॉर द एड्स पेशेंट। ठीक है ना। एंड यहाँ पे याद रखिएगा फर्स्ट जो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग थी वो थी AZT यानी कि ज़िडोवुडीन, है ना। इट वाज अप्रूव्ड बाय द US FDA 1987 में इसको अप्रूव किया गया था। एंड फ्री ART का जो है मेजरली स्टार्टिंग इंडिया में 2004 से हुआ। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी वो हम देख लेते हैं। इन 2000 at the UN General Assembly Millennium Sustainable Millennium Summit, world leaders set a specific goal and issued a declaration to stop and reverse the spread of HIV। तो 2000 में जब वर्ल्ड मिलेनियम समिट हुआ था जनरल असेंबली का, तो वहाँ पे वर्ल्ड की कंट्रीज ने कहा कि भैया हमको स्प्रेड ऑफ HIV को रिवर्स करना है। देन ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स जो है ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया, इसको क्रिएट किया गया था 2002 में। याद रखिएगा द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया, इट वाज क्रिएटेड इन 2002। एंड यहाँ पे यही बोला गया था कि जो यूनिवर्सल एक्सेस है HIV प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, केयर एंड सपोर्ट सर्विसेज वो सबको मिलनी चाहिए। इंडिया में जो फ्री शुरुआत हुई एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी की वो 2004 से स्टार्ट हुई। ठीक है ना। याद रखिएगा। एंड इसके पहले तक जो ART यानी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी थी उसको बहुत कॉस्टली थी, अनअफोर्डेबल था फॉर इंडिविजुअल्स एंड ज्योग्राफिकल एक्सेस जो था वो भी पॉसिबल नहीं था हर जगह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इन द फैक्ट द सो कॉल्ड कॉकटेल थेरेपी और हार्ट यानी कि हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 or 4 more antiviral drugs
had become available in starting in 1996 but cost was very high. तो ये याद रखिएगा, कॉकटेल थेरेपी बोलते थे या हार्ट यानी कि हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी बोलते थे, 1996 से अवेलेबल थी लेकिन इतनी महंगी थी कि लोगों को मिल ही नहीं पाती थी, तो उसका मतलब नहीं निकल रहा था. तो इट वॉज अ वेरी पाथ ब्रेकिंग थिंग दैट हैपेंड इन 2004 और उसके बाद इसकी जो अवेलेबिलिटी हो सबके लिए कराई गई. तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. अब थोड़े से और फैक्ट जो मैंने लिखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. लेट्स मूव टू दोज फैक्ट्स, है ना. तो मेरे को पहले इसमें थोड़ा सा आपको इंटरनेट लाना पड़ेगा ताकि ये रिफ्रेश हो जाए पेज, है ना, अदरवाइज ये रिफ्रेश ही नहीं होगा. तो ओके, लेट्स सी वेदर इट रिफ्रेशेस और नॉट. यस, इट इज रिफ्रेश नाउ. थोड़ा सा, हाँ, ये तो अपन पहुंच गए. तो ये वाला हमने देख लिया है, प्यूनेट स्क्वायर हमने देख लिया है. अब हम आ गए हैं ओके एडिटोरियल पार्ट में, एडिटोरियल टू आर्ट. यस, तो यहाँ पे हम हैं, ठीक है. एक बार यहाँ से फिर बंद कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं. तो यहाँ पे आप कुछ इसके अचीवमेंट्स लिखे हैं. जैसे यहाँ पे देख लो, ओवर 1.8 मिलियन पीपल लिविंग विद HIV आर ऑन फ्री ART. अभी लगभग 18 लाख लोग ऐसे हैं जो फ्री ART पे चल रहे हैं. HIV प्रिवेलेंस जो है, इट हैज फॉलन फ्रॉम 0.4% इन 2004 टू 0.2% in 2023. Annual new HIV infections are down 48% to the global average. AIDS related deaths have declined by 82%. तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए, ठीक है ना. एंड पहले क्या होता था, अर्ली ART इनिशिएशन रिगार्डलेस ऑफ द CD4 काउंट. मतलब अब हम क्या करते हैं, अर्ली ART देना शुरू कर देते हैं, CD4 काउंट के बेसिस पे नहीं देते हैं. अगर जैसे हमको इन्फेक्शन मिलता है तो हम तुरंत कर लेते हैं, ठीक है ना. पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच है विद लॉन्गर मेडिकेशन सप्लाइज टू रिड्यूस द विजिट्स. देन एडॉप्शन ऑफ न्यू मोर इफेक्टिव ड्रग्स एंड उनको अवेलेबल बनाया जा रहा है. देन वायरल लोड टेस्टिंग के ऊपर फोकस है ताकि मतलब डिटर्मिनेशन या कहना चाहिए डायग्नोसिस भी पहले हो जाए. कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं, जैसे कि कुछ जगहों पे डिलेड इनरोलमेंट है ART प्रोग्राम्स का, फॉलो अप नहीं हो पाता ड्यू टू नॉन एडहेरेंस टू द मेडिकेशन. देन इंश्योरिंग कंसिस्टेंट ड्रग सप्लाई इन रिमोट एरियाज, इट्स ऑल्सो अ चैलेंज. इंगेजिंग द प्राइवेट सेक्टर इन HIV एड्स केयर, ये भी एक चैलेंज है. एंड एड्रेसिंग द कोमॉर्बिडिटीज लाइक द हेपेटाइटिस एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है ना. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ऑथर ने यहाँ पे मेंशन किया. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आगे और मूव करते, देखते और क्या एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे. वर्कर्स नॉट टैक्स शुड बी द स्टेट्स प्रियोरिटी. अब यहाँ पे जो आर्टिकल है वो उसमें आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के ऊपर मेंशन है. आप सबको पता होगा कि गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी लाते हुए कहा कि भैया मनरेगा के जो वर्कर्स उनकी पेमेंट आधार इनेबल्ड, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू होगी, ठीक है ना. अब ऑथर ने कहा कि भैया मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और इसमें 100 दिनों का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता है इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड जिसका एडल्ट मेंबर वॉलंटियर करता है टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क. ये 3 कीवर्ड जरूर याद रखना, है ना. इसके 3 कीवर्ड मैं हमेशा बताता हूँ, याद रखेगा. एक तो 100 दिन तो ठीक है, चलो वो तो फैक्चुअल डेटा हो गया. दूसरा यहाँ पे रूरल हाउस होल्ड, रूरल एरियाज के लिए है, अर्बन के लिए नहीं है. रूरल हाउस होल्ड उसके एडल्ट मेंबर्स के लिए है और अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए है, ठीक है ना. तो रूरल के लिए है, एडल्ट के लिए है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए, ठीक है ना. तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं. अब ऑथर ने जो पेमेंट में दिक्कत आ रही है आधार बेस्ड, उसमें दिक्कत क्या क्या आ रही है, तो कनेक्टिविटी इशू सबसे बड़ा. पहले बात तो इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है. दूसरा फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन इशू. तो भाई आप नॉर्मल सेटिंग में बैठोगे, वहां पे आपका फिंगरप्रिंट नहीं मैच करेगा, फिर वो तो फिर वर्क ग्राउंड है भैया, गांव का एरिया है, कहां से मैच कर पाओगे. इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गई, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन का इशू हो गया. डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द डिसेबल्ड यानी कि डिफरेंटली एबल्ड जो है उनको बहुत दिक्कत होती है. अनरिकॉर्डेड वर्किंग डेज, कई वर्किंग डेज रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे हैं. नेम डुप्लीकेशन इज अगेन है इशू, कई लोगों के नाम डुप्लीकेट है, उनसे वो मैच नहीं कर रहे, वो लोग बोल रहे हैं स्पेलिंग मिस्टेक है. अवेयरनेस की कमी है, एरर्स इन लिंकिंग, कई जगहों पे आधार लिंकिंग नहीं हो पा रही है. ऑथेंटिकेशन में इशू हो रहा है. एलिमिनेशन ऑफ नेम्स, कुछ लोगों के नाम ही हट गए हैं. डिस्क्रिपेंसी इन नेम स्पेलिंग जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. इश्यूज इन सीडिंग. तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. जहां पे वर्कर्स की फॉल्ट बहुत कम है, टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट ज्यादा है. तो ऑथर ने वही यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, जो बेनिफिशियरीज उनको साइडलाइन कर दिया गया है और यहाँ पे टेक्नोलॉजी एक जो सेंटर स्टेज है वो टेक्नोलॉजी ने ले लिया है. ऐसा होना नहीं चाहिए था. होना क्या चाहिए था कि भैया जो वर्किंग आप कर रहे हो, कर तो लोगों के लिए रहे हो, यू शुड फोकस ऑन द इंडिविजुअल.
है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स बता दिया, वर्कर्स आर साइडलाइन बाय द टेक्नोलॉजी, जो आधार बेस्ड पेमेंट है वो टेक्नोलॉजी को प्रेसिडेंस देता है ओवर द वेलबींग ऑफ द वर्कर्स, एंड सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है गवर्नमेंट का कि भैया भाई कौन काम करेगा, काम करेगा भी तो उसको पैसा नहीं मिल पाएगा, है ना। तो ऑथर ने यहाँ पे कहा कि भैया फोकस ऑन द वर्कर्स नीड नॉट ऑन द टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन ये है कि टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है कि वर्कर इंपॉर्टेंट है? भाई वर्कर इंपॉर्टेंट है, तो अगर दिक्कत आ रही है तो क्यों नहीं आप डायरेक्टली उनको पेमेंट करना शुरू कर देते। और मनरेगा जैसी स्कीम जिसका एम ही रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी है ना, तो उसको आप टेस्टिंग ग्राउंड में मत रख, मतलब इट शुड नॉट बी द ग्राउंड फॉर टेस्टिंग टेक्नोलॉजी। आपको आधार बेस्ड पेमेंट्स टेस्ट करना है तो आप दूसरी जगहों पे करो, बट नॉट इन मनरेगा, क्योंकि मनरेगा का एम है पॉवर्टी रिड्यूस करना, इनइक्वालिटी को हटाना। तो ऑथर ने यही कहा कि टेक्नोलॉजी हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट इट शुड नॉट बी दैट कि लोगों का वेलबींग जो है वो इस पर डिटरमाइन हो जाए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, हाउ न्यूरो साइंस रीशेप्स मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन इंडिया। अब यहाँ पे तो सबसे पहले ऑथर ने एलन मस्क के N1 इम्प्लांट के बारे में बताया। इसका नाम है न्यूरालिंक, याद रखेगा, एलन मस्क का न्यूरालिंक N1 इम्प्लांट है। इम्प्लांट का मतलब भी होता है इसको अंदर प्लांट किया जाता है, और इसको प्लांट करने से क्या होगा, इट विल फैसिलिटेट ऑपरेटिंग डिवाइसेस बाय जस्ट इंटेंडिंग इट इन द ब्रेन। मतलब आप दिमाग में सोचोगे और आपका डिवाइस चलने लगेगा। जैसे कई बार बोलते हैं ना, आदमी मजाक में बोलता है यार ये इतना फास्ट कंप्यूटर के साला मन में सोचता हूँ तो क्लिक हो जाता है ना, कई बार अपन मजाक में बोलते हैं, बट ये N1 इम्प्लांट, ये जो न्यूरालिंक है, इसके माध्यम से आप ब्रेन से कनेक्ट कर सकते हो, और ब्रेन से कनेक्ट करके आप न्यूरो साइंस के माध्यम से ये प्रैक्टिकली इसको कमर्शियली आप यूज कर सकते हो। तो एक तो ये यहाँ पे बात है। अब ऑथर ने यहाँ पे जो बात की है वो बात की कि किस तरीके से न्यूरो साइंस का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा है कमर्शियल फील्ड में, बिजनेस फील्ड में, लेकिन इससे एथिकल कंसर्न्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा देखो पहले की जो मार्केट रिसर्च के मेथड्स थे वो थे क्वेश्चनायर्स थे, ये सारे बनाए थे, बट आजकल वो वैलिड नहीं है। अब जो है ब्रेन बिहेवियर या ब्रेन के माध्यम से, न्यूरो साइंस के माध्यम से आप यही चीजें कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे कि एड डिजाइन आपने बनाई, एड डिजाइन आपने बनाई, आप आई ट्रैकिंग के माध्यम से देख सकते हो कि आंखें कहाँ कहाँ, अटेंशन कहाँ कहाँ जा रहा है। जैसे आप जहां जहां आपके अंदर अगर इम्प्लांट लगा हुआ है तो आप जो भी देखोगे तो ब्रेन वो कर लेगा ना डेसिफर की ये चीज इनको अट्रैक्ट कर रही है। तो एड डिजाइन के माध्यम से। देन प्रोडक्ट डिजाइन बेस्ड ऑन इमोशनल रिस्पॉन्सेज। आजकल वो क्वेश्चनर नहीं बन रहा, इमोशंस को स्ट्राइक करने के लिए प्रोडक्ट का डिजाइन बनाया जा रहा है। देन एग्जाम्पल्स जैसे यहाँ पे कुछ और ऑथर ने बताया कि एक तो ईईजी, आगे मैं आपको बताऊंगा ईईजी क्या है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी बोलते हैं इसको, एंड सबकॉन्शियस बायस का यूज किया जा रहा है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि लोगों को इम्प्लिसिटली क्या पसंद है। जैसे हम सबकी एक इम्प्लिसिट चॉइस होती है कि यार ऐसा होता तो अच्छा होता, तो वो इम्प्लिसिट चॉइस या सबकॉन्शियस चॉइस को भी पता लगाने में ये न्यूरालिंक या न्यूरो साइंस ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अब यहाँ पे ऑथर ने कुछ टेक्निक्स बताई जैसे कि एफएमआरआई हो गया, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो गया, देन इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी हो गया, इसमें ब्रेन वेव्स के माध्यम से इमोशंस को स्टडी किया जाता है। आई ट्रैकिंग डिवाइसेस हो गए जहां पे अटेंशन कहां कहां जा रहा है, किस वेब पेज में, किस एड पे जा रहा है। देन स्किन कंडक्टेंस मेजरमेंट हो गया, ये इमोशनल अराउजल को डिटरमाइन करता है, ठीक है ना। ऑल दीज थिंग्स आर द मेथड्स। इंडिया में ऑथर ने बताया कि भैया कुछ कंज्यूमर बिहेवियर, जैसे कि इंडिया में जुगाड़ पद्धति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रूगल इनोवेशन जिसको कहा जाता है, ठीक है ना, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे टैकल किया जा सकता है। इमोशनल तो ऑब्वियसली बात इंडिया में रहता ही है, पर ऑथर ने यहाँ पे एथिकल कंसर्न्स बताया कि भैया आपने एलन मस्क ने न्यूरलिंक बना तो लिया, लेकिन इससे डेटा मिसयूज या मैनिपुलेशन की भी चांसेस हैं। जो चीज़ आपके ब्रेन में है वो आपको मैनिपुलेट भी तो कर सकती है अगर वो समझ सकती है तो एक तो ये बहुत बड़ा एथिकल कंसर्न है कि कहीं ऐसे मैनिपुलेशन ना हो। प्लस प्राइवेसी, जो आपके अंदर की प्राइवेसी, आपकी अंदर की चीज़ें हैं, ऐसा ना हो कि न्यूरो साइंस का नाम लेकर के वो भी वो लेने लगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लेबनान सेक्रेटेरियन बैलेंस ऑन द लाइन एज हिजबुल्लाह इजरायली कॉन्फ्लिक्ट ड्रैग्स ऑन। यहाँ पे ऑथर ने बात की है लेबनीज एक गांव का, क्रिश्चियन गांव है रिमीश नाम का, याद रखिएगा लेबनीज गांव है रिमीश, की लोकेशन में पूछ सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने बता दिया। तो ये एक्चुअली बॉर्डर में है लेबनान एंड इजराइल के। अब यहाँ पे इस गांव का ये कहना है कि भाई लेबनान में हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह को बनाने में ईरान ने मदद की थी लेबनान की। अब हिजबुल्लाह वहाँ पे एक तरीके से टेरर ग्रुप ही है जो कि इस तरीके से इजराइल के साथ अटैक कर रहा है। अब दिक्कत यहाँ पे रिमीश गांव की ये कि यहाँ पे लोग क्रिश्चियंस हैं, जो कि एक बिन बुलाए मतलब उड़ता तीर वाली बात है कि हम यहाँ पे बॉर्डर सिचुएशन में हैं लेकिन हमारा कुछ लेना देना नहीं है इन लोगों से, फिर भी हम फंसे हुए हैं।
तो वो चीज़ यहाँ पे इस आर्टिकल में बताई गई है। रमेश गांव की नाम याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली न्यूज है वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर पॉइंट्स टू अनचार्टेड एरिनाज। यहाँ पे बात चल रही है रोमानिया की। रोमानिया इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है यूरोपियन यूनियन का EL1 प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है EL1 प्रोजेक्ट। और यहाँ पे वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर यहाँ पे एक्टिवेट की गई है। और वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर ये कहाँ पे किया गया है? रोमानिया की कैपिटल बुचारेस्ट में। रोमानिया की कैपिटल है बुचारेस्ट, वहां पर किया जा रहा है। इसको ऑपरेट किया जा रहा है फ्रेंच कंपनी थेल्स के द्वारा। और इसमें यूज किया गया है नोबेल प्राइज विनिंग इनोवेशन फ्रांस के जेरार्ड मूरो एंड डोना स्ट्रिकलैंड का, जो 2018 के नोबेल प्राइज विनर्स थे। जेरार्ड मूरो एंड डोना स्ट्रिकलैंड 2018 के नोबेल प्राइज विनर्स थे एंड दे यूज द पावर ऑफ लेजर्स फॉर एडवांस्ड प्रिसीजन एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो वही यूज किया जा रहा है यहाँ पे। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं जिसमें न्यूक्लियर वेस्ट को ट्रीट करना एंड यहाँ पे आउटर स्पेस में जो डेब्री है उसको क्लीन करना, ये कुछ इसके यूजेस हो सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।